हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज़ निशांत एंड इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल 12 की, जो कि कंटिन्यूएशन है पिछली वीडियो का। तो हम पहले एक बेयर रीडिंग कर लेते हैं आर्टिकल 13 की। इसके अंदर बात करी जाती है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, स्पेसिफिकली बात करिए कि एफआर की। ठीक है ना, विद इन डेरोगेशन एंड लॉ इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इन सब का एक मतलब होता है। नाउ क्लॉज 1 कहता है कि ऑल लॉ इन फोर्स, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये बात करता है of the constitution as far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent, ठीक है ना, of such inconsistency be void। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है जो कि हम एक डॉक्ट्राइन में समझेंगे, जो कि दो डॉक्ट्राइंस हैं। वो हैं एक डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, राइट। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले उसकी लैंग्वेज समझ में आए। नाउ क्लॉज 2 ये बात करता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part. Any law made in contravention of this clause shall, to the extent, ये specific word है, to the extent of the contravention be void। नाउ जब हम क्लॉज 3 की बात करते हैं तो इसके अंदर बात करी जाती है कि भाई क्या है लॉ जिसकी बात हम कर रहे हैं। लॉ इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिगार्डिंग, ठीक है, नॉट एनी अदर बट इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिगार्डिंग एनी ऑर्डिनेंस, बिकॉज इसके अंदर एक वाइडर कॉन्नोटेशन है, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम यूजेज, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, नाउ क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, इसके अंदर बात की गई है लॉ इन फोर्स की। लॉ इन फोर्स का मतलब ये है इंक्लूड्स लॉ पास्ट और मेड बाय लेजिस्लेचर, अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, नॉट विथस्टैंडिंग एनी सच लॉ एनी पार्ट मे नॉट बी इन द ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब ये हर चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि इन पर कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्या इनका मतलब है। पहली बात तो यही समझना है कि भाई लॉ इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिगार्डिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एक बहुत वाइड कॉनोटेशन दी गई है जिसका मतलब है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, कस्टम, यूजेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ना बात करते हैं हम लॉ इन फोर्स की। वो बात करता है प्री एंड पोस्ट दोनों की। ठीक है ना, इसके अंदर पर्सनल लॉज, सब नॉट पर्सनल लॉज बट अदर थिंग्स, ठीक है ना, जिसको हम कस्टम यूजेज कह सकते हैं, बट वो लेजिस्लेचर की नहीं बनाई हुई। ठीक है ना, लेजिस्लेचर मतलब अब जो हमारी गवर्नमेंट है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं जो हमारे कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं, जैसे आईपीसी, ठीक है ना, हमने उसे अमेंड किया है बट वो हमारा लॉ इन फोर्स ही तो है ना, वो तब से फोर्स में ही है। ऑल प्रायर एंड एग्जिस्टिंग लॉज, हम यहाँ पर बात करते हैं पिछले और एग्जिस्टिंग दोनों की। ठीक है ना, नॉट रिपील्ड, जो रिपील नहीं हुए हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हम उन सब की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 के लिमिटेशंस रिगार्डिंग। नाउ इस पर पहला क्वेश्चन जिस पर बन सकता है या बना है वो ये है कि पर्सनल लॉज जो होते हैं क्या वो लॉ की कैटेगरी में आते हैं या लॉ इन फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट केस है वो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसुमाली का। इसके अंदर जस्टिस गजेंद्र गढ़कर एंड जस्टिस चागला, इन दो के जो हमारे को स्टेटमेंट्स हैं वो कोट करने पड़ेंगे बिकॉज वो रेलेवेंट हैं। नाउ जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने कहा था कि पर्सनल लॉज डू नॉट डिराइव देयर वैलिडिटी और ग्राउंड ऑफ बीइंग मेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है ना, इनकी वैलिडिटी इसलिए नहीं आती बिकॉज इसको लेजिस्लेचर ने बनाया है। हेंस दे कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 3 क्लॉज 1, अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1, राइट। इसी तरीके से जस्टिस चागला ने कहा था कि पर्सनल लॉज डू नॉट ओवर देयर अलेजेंस टू लेजिस्लेचर बट टू स्पिरिचुअल टेक्स्ट। ठीक है ना, जैसे मोहम्मदन लॉ, ठीक है ना, हिंदू मैरिज एक्ट, अब तो ये एक्ट हो गया बट हाँ मोहम्मदन लॉ स्पेसिफिकली, ठीक है ना, बट इसको भी स्टैच्यूटरी
वैलिडिटी मिल चुकी थी, जो कि हम ट्रिपल तलाक वाले केस के अंदर बात करेंगे। हाउ एवर क्या स्टेटस है अभी उसके हम पूरी टाइमलाइन में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं शायरा बानो वाले केस के अंदर, जिसके अंदर 3-2 की मेजोरिटी से ये केस डिसाइड हुआ था, एंड हमें बात करनी है मेजोरिटी डिसीजन की। सो उसके अंदर ये कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वर अकॉर्डेड स्टैच्यूटरी स्टेटस, ठीक है ना, उसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, एंड दे आर नो मोर रिमेन पर्सनल लॉज, दे नो मोर आर पर्सनल लॉज एंड विल बी गिवन द सेम, देयरफॉर क्वालिफाइज एज लॉ इन फोर्स एज पर आर्टिकल 13, ठीक है ना। नाउ अगर तो वो लॉ इन फोर्स है तो उसके अंदर लिमिटेशंस होंगी। लिमिटेशंस किन चीज़ों की होंगी? आर्टिकल 14, ठीक है ना, एंड आर्टिकल 15, फिर उस पर फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली लगेगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर तो वो लॉ है एज पर लाइक अंडर आर्टिकल 13 तो उस पर लिमिटेशंस लगेंगी, एंड उसके हिसाब से जो है ना ट्रिपल तलाक, ठीक है ना, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक। उसके बाद बट बात रही कि क्या इसके अंदर स्पेसिफिक बात थी ट्रिपल तलाक की, बट इसके अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं छेड़ा कि पर्सनल लॉ स्टैच्यूटरी लॉ कहलाए जाएंगे, लॉ कहलाए जाएंगे या नहीं, तो उस पर बात नहीं हुई। सो हाउएवर इन दिस सेम केस फंडामेंटल क्वेश्चन जो था वेदर पर्सनल लॉ इज अ लॉ और नॉट रिमेन सेम एज नरसुमाली केस। अभी भी यही स्टेटस है कि भैया पर्सनल लॉ जिनको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया है दे आर नॉट कंसिडर्ड लॉ, ठीक है, एंड यही वाला केस वहाँ पर लग जाता है, ठीक है। अब आपको टाइमलाइन समझ में आ गई एंड पता लग गया कि अभी क्या स्टेटस है। नाउ रिलेटेड डॉक्ट्रिन, अगर आपको डॉक्ट्रिन और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप वैसे भी कुछ नहीं लिख सकते। सो पहला डॉक्ट्रिन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है। नाउ दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय CJ दास इन बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अंदर बात ये थी कि आर्टिकल 13(1) जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, ठीक है ना, वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। अगर तो वो है तो वो वॉइड है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर तो वो इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स, सो वो वॉइड हो जाएगा। पर कितना, क्या एक्सटेंट है, क्या वो पूरा एक्ट ही वॉइड हो जाएगा? उसकी ये बात है कि भैया इनकंसिस्टेंट लॉ, ठीक है ना, जो होता है आउट ऑफ वैक हो जाता है, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, बट नॉट डेड एट ऑल, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से मर नहीं जाता। आउट ऑफ वैक का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, आउट ऑफ ऑर्डर और आउट ऑफ प्रोसेस। सो इनकंसिस्टेंट लॉ यूजेबल नहीं होता, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है, ठीक है ना। कैन बिकम अलाइव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू वॉट, टू दैट इनकंसिस्टेंसी, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंसी दैट इज मेकिंग इट डेड, नॉट डेड बट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। ऐसी इनकंसिस्टेंसी हटा दो तो आपका जो ये पर्टिकुलर एक्ट है वो अलाइव हो जाएगा। जैसे कि हमने पूरा अपना CRPC जो है ना रिवैम्प किया था 1970s के अंदर, पूरा CRPC हमने जो है ना हमारे इंडियंस के हिसाब से जो है ना उसको रिवाइव किया था। सो हम कह सकते हैं कि जो है ना ऐसी इनकंसिस्टेंसी हटाने के बाद हम उस पर्टिकुलर एक्ट को यूज़ करा जा सकता है। वो डेड नहीं है, वो सिर्फ आउट ऑफ वैक है। ये तो है एक्लिप्स कि भैया एक तो सन है एंड एक मून है, ठीक है ना। ये मून इसके सामने आ जाएगा तो एक्लिप्स हो जाएगा। ये एक्लिप्स ही इनकंसिस्टेंसी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सन की एग्जिस्टेंस नहीं हुई, ठीक है ना। तो मून हट जाएगा, इनकंसिस्टेंसी हट जाएगी, तो उसकी एग्जिस्टेंस वापस आ जाएगी, राइट। इसके अंदर जो रेलेवेंट केस होगा, वो पर्टिकुलर केस जो होगा वो होगा के पूनाचा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट। सो इसके अंदर ये कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स विल अप्लाई टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ गवर्न्ड बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बट नॉट टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ठीक है। इसके अंदर ये कहा गया था कि भैया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर तो लगेगा, पर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर नहीं, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि आर्टिकल जो कि फंडामेंटल राइट्स के से इनकंसिस्टेंट है, दैट विल बी अ वॉइड एब इनिशियो, ठीक है ना, वॉइड एब इनिशियो।
कि भाई इसका जो इनिशिएशन है वही गलत है, ठीक है ना, ये होना ही नहीं चाहिए था, इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, उसके अंदर सब कुछ बता दिया कि भैया ये चीज़ इनकन्सिस्टेंट है, तो वो एब इनिशियो का लाया जाता है एंड नॉट वॉइड, ठीक है ना। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो सिविरेबिलिटी के अंदर बात ये आती है कि इफ़ अ पार्ट ऑफ एनी लॉ दैट इज इनकन्सिस्टेंट देन रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन वैलिड, ठीक है ना। उस इनकन्सिस्टेंट पार्ट को आप सिवियर कर दो, ठीक है ना, हटा दो। एंड दिस अप्लाइज टू बोथ प्री एंड पोस्ट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम अगर ये देखें कि भाई ए के गोपालन केस के अंदर ना सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वॉइड बताकर इस पर्टिकुलर सेक्शन को किया सिवियर एंड देन रेस्ट ऑफ द एक्ट रिमेन वैलिड। सो बस यही तो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी। एंड देन उसके बाद आप एक और केस साइट कर सकते हो, सेम उसके अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेम बस डॉक्ट्राइन को रिपीट किया था कि भाई महिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके अंदर भी जो है ना सेम डॉक्ट्राइन इसी पार्ट को जो है ना रिपीट किया था कि कुछ पार्ट जो एक पर्टिकुलर लॉ का इनकन्सिस्टेंट होता है बट रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन वैलिड एंड उस पार्ट को हम थ्रू अमेंडमेंट्स और थ्रू सिविरेबिलिटी हम हटा सकते हैं। नाउ बात आती है अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर 368 के अंदर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो वो लॉ होगा कि नहीं होगा। एंड ये पॉलिटी के साथ बहुत हमारा ओवरलैप करता है, और अच्छी बात यह है कि इसको पढ़ने के बाद आप अपना पॉलिटी का आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो इसके अंदर आता है वो आता है शंकरी प्रसाद का, एंड देन सज्जन सिंह, बिकॉज इन दोनों केसेस के अंदर ऑलमोस्ट सेम तरीके का जो है ना जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ इसके अंदर ये कहा गया था कि लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, और इसी के बाद जो है ना गोलकनाथ ने इसको ओवररूल कर दिया था, ओवररूल both of the above cases and held that amendment under article 368 under the expression of law are under the expression of law under article 3 clause 2, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऑब्वियसली बात है अगर तो आर्टिकल 13 के अंदर 13 क्लॉज 2 के अंदर वो आ रहा है तो लिमिटेशंस भी आ जाएंगी। एंड उस टाइम पर जो है आपको पता है भैया गवर्नमेंट एंड जुडिशरी का एक बड़ा अच्छा क्लैश हुआ था। सो इसी के रिगार्डिंग जो है ना अगेंस्ट दिस पार्लियामेंट पास 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड क्लॉज 4 उन्होंने ऐड किया आर्टिकल 13 में, एंड क्लॉज 3 and 4 ऐड किया उन्होंने आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 में, ये कहते हुए कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब अंडर आर्टिकल 13 के अंदर जो है ना लॉ निकाला जाएगा, तो ना ही वो लॉ होगा और ना ही इनकन्सिस्टेंसी होगी, ठीक है। सो ऐसे ही सिमिलर अमेंडमेंट इन्होंने आर्टिकल 368 में भी करे, ठीक है। नाउ यहाँ वैलिडिटी जो है ना इन दो पर्टिकुलर क्लॉजेस की चैलेंज हुई, किसमें, द फेमस केशवानंदा भारती केस के अंदर। वहाँ बात सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी फॉर एवर, कहकर के भैया बेसिक फीचर कुड नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, कि भाई आर्टिकल 13 जो है ना ओनली रेफर्स टू लेजिस्लेटिव लॉज एंड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है ना। ये तो उन्होंने माना, ठीक है ना, ये उन्होंने माना कि भाई ठीक है हम मानते हैं कि भाई 368 का जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको अमेंड कर दोगे, ठीक है ना। सो उसका मतलब ये था कि भाई ओनली रेफर्स टू द लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है। आर्टिकल 13 के अंदर ये बता दिया गया कि वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 डिड नॉट इंक्लूड, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई थी, एंड ये भी चीज़ क्लियर हो ही गई थी कि 368 के अंदर आया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं होता, ये याद रखना। नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 13, ये सबको पता होगा कि आर्टिकल 13 इज एक्चुअली द आर्टिकल दैट गिव्स द जुडिशरी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू पर भी। सो जुडिशियल रिव्यू इन सिंपल सेंस होता क्या है, ये होता पावर ऑफ कोर्ट्स डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट मेंटेन्स द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, it creates limited government on the basis of the constitution, ठीक है ना, safeguard rights of the people, ठीक है ना,
आर्टिकल 13 का क्या काम है, ये प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू को एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, ये एग्जिस्टेंस ना एक तरीके की एक्सप्लिसिट एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 13 नहीं होता तो जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ आगे। ऑल्सो आर्टिकल 13, ठीक है ना, ये इंक्लूड करता है ऑल लेजिस्लेशन इन पास्ट एज वेल एज इन फ्यूचर, ठीक है। एंड ये पावर देता है टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है ना, किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। नाउ AK गोपालन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट हैज़ ऑलवेज, ठीक है ना, द पावर हैज़ ऑलवेज हैड, अब आई डोंट नो ये कैसे लिखा था, ये टिपिकल जजमेंट के वर्ड्स निकाले मैंने, कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज द पावर टू डिक्लेयर एन एनैक्टमेंट टू एक्सटेंड इट ट्रांसग्रेस द लिमिट इनवैलिड, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई कोर्ट के पास ना शुरुआत से वो पावर रही है कि वो जो लिमिट्स है ना एक एनैक्टमेंट की, अगर तो वो एक्सटेंड करती हैं तो उसे इनवैलिड करने की, ठीक है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 13 विल कोर्ट्स हैव द पावर, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। द इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 1 and 2 सीम्स अबंडेंट कॉशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने ना मेक श्योर किया कि भाई कल को ना कोई ये ना कह दे कि ये तो मेंशन ही नहीं है, तो दे मेंशन आर्टिकल 13 स्पेसिफिकली टू से दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके एब्सेंस के अंदर वो पावर होगी नहीं। वो एक गोपालन के केस के अंदर स्पेसिफिकली बता दिया गया था कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल 13 विल कोर्ट्स हैव द पावर, ठीक। ऑल्सो केशवानंद भारती केस एंड मिनर्वा मिल के अंदर ये चीज़ जो है ना क्लियर कट कर दी गई थी कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब तो बात ही खत्म। एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, एनी अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। एंड यहाँ एंड गेम हो गया था, ठीक है, छुट्टी। इससे बड़ी बेंच तो आज तक नहीं बैठी, तो हमें और किसी स्टेट केस की बात करनी ही नहीं। सो जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं एंड इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ। 92 वाला तो मैं नहीं करवाने के लिए बैठा, एंड इवन 2015 के भी मैं नहीं करवाने के लिए बैठा। मैं 2014 का एक बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद ट्राई करना एंड ग्रुप में भेजना, आई विल सी टू इट। सो आर्टिकल 13 मेक्स जुडिशरी स्पेशली एपेक्स कोर्ट, ऑब्वियसली बात है, SC अ गार्डियन प्रोटेक्टर एंड इंटरप्रिटेटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो भाई इसने स्टेटमेंट दे दी, इट कन्फर्स a power as well as impose an obligation on the court to declare law void if it is inconsistent with the fundamental discuss। आपको बस बताना है कि भैया ये आर्टिकल 13 के एब्सेंस में भी है, ठीक है ना। इट डज नॉट कन्फर, वो ऑलरेडी है, इनहेरेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है यार, ठीक है ना। इट डज नॉट गिव, आर्टिकल 13 डज नॉट गिव द पावर, इट इज देयर इनहेरेंट, ठीक है ना। एंड जो है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, वैसे अकेला आर्टिकल 13 का नहीं है, बट आर्टिकल 13 से स्टार्ट होता तो आप बताओ ना, दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। कौन सा केस था, AK गोपालन, ठीक है ना, कि भाई उसके बिना भी है, बट केशवानंद भारती प्लस मिनर्वा मिल बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ऑल्सो ये डिस्कस का मतलब यही है कि आपको पूरा ना एक टाइमलाइन समझाना है, उसके ऊपर जो है ना अपने एक व्यू देना है, ठीक है ना, अच्छा व्यू देना है, लाइक रेलेवेंट केसेस एंड स्टफ। सो उसके बाद आया है कि आर पर्सनल लॉ फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर पर्सनल लॉ, ठीक है ना, सिंपल से बात, डिस्कस विद रेफरेंस टू लीडिंग केस लॉ। भाई अब भी तो बताया कि ये रहा, ठीक है ना, नरसुमाली वाला केस जो हो गया आपका, जो है ना शायरा बानो वाला केस हो गया, एंड लास्ट के अंदर आप जो है ना उसे कंक्लूड कर देना कि भैया जो स्टैंड है अभी वो नरसुमाली वाला ही केस का है,
ठीक है ना। एंड व्हाट इज मेंट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, बहुत सिंपल वे में बता देना, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कंडीशन, सो सर्कमस्टांस और कंडीशन बता देना, कैन बी अप्लाइड। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। सो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं एंड कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन तक आर्टिकल 14 भी कवर कर दूँ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।